हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, 8 महीने बचे हैं और अभी भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। उनको लग रहा है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्होंने डिसाइड किया था कि यूपीएससी का सपना पूरा करेंगे और दिमाग में आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि यार मैं क्या इसी साल फोड़ पाऊंगा, या क्या ऐसा करूं कि इस साल मैं फोड़ने के लिए एलिजिबल हो जाऊं। तो ये हर उस बच्चे के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं जो चाहता है इस एग्जाम को क्रैक करना, इवन अगर उसकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं भी है तब भी। एक चीज हमेशा याद रखना, मंजिल कितनी भी ऊंची हो ना दोस्त, रास्ते पैरों के नीचे से ही जाते हैं। और 8 महीने एक लंबा टाइम है, कम है लेकिन एक लंबा टाइम है, तो अभी भी आप फोड़ सकते हो। बट एक चीज और है कि कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे, सर मैं तो नहीं फोड़ पाऊंगा यार, 8 महीने इतना कम टाइम बचा है। तो यार एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, करने वालों के लिए तो टाइम काफी है, और ना करने का अगर बहाना है, रेडी है, सारे बहाने रेडी हैं, तब तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए जो सीरियस है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जो यूपीएससी का एग्जाम निकालना चाहता है, तो सीरियस हो जाओ। टेम्पररी प्लेजर विल गिव यू परमानेंट पेन। तो ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो उस टेम्पररी प्लेजर को सेक्रीफाइस करके थोड़ा सा पेन लेके अपनी लाइफ में परमानेंट गेन करना चाहता है। तो डिसाइड कर लो कि आपको कुछ करना है, उसके बाद इस वीडियो को देखना। एक सीधी सी बात है यार, एक कहावत है ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, और अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्त अगर खुद से नहीं हारे ना तो जीत निश्चित है। तो डिस्कस करते हैं 8 महीने की स्ट्रेटेजी इस वीडियो में, और यह डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से एक फिजिबल और एक प्रैक्टिकल प्लान बनाया जाए ताकि आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो सके। डेफिनेटली ये पॉसिबल है, अभी भी अगर आप जीरो पे है ना, पॉसिबिलिटी है। और अगर भगवान ना करे कभी ऐसा आ गया मंजर कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो कम से कम आपके पास अगले अटेम्प्ट के लिए आप पूरी तरीके से भयंकर तरीके से तैयार हो गए। और वैसे भी अगर आप 2025 के लिए भी तैयारी कर रहे हो और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हो, तो आपका नुकसान क्या है? बेटर ही तो करोगे। उस बच्चे से कहीं ज्यादा अच्छे होगे जो जीरो से स्टार्ट कर रहा होगा, उस बच्चे से बहुत ज्यादा अच्छे होगे। तो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब यहां पे समझने वाली बात है कि इस टाइम पे 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो करंट स्टेटस चल रहा है। जो इस टाइम पे 3 टाइप के लोग होंगे। एक वो होंगे एक ये वाले बच्चे होंगे, वेट अ सेकंड, ये वाले बच्चे होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे लेकिन इर्रेगुलर होंगे। ऐसे बच्चे 20-30% हैं, 20-30-40% हैं जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन इर्रेगुलर हैं। एक वो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, रेगुलर हैं, लेकिन इनका पेस स्लो है। और एक वो बच्चे हैं जो प्रॉपरली पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनका सब कुछ अच्छा तैयार चल रहा है, ऑप्शनल खत्म होने वाला है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, रिवीजन भी चल रहा है, टेस्ट भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस करें। तो देखो यार, ये वीडियो इन लोगों के लिए नहीं है। आपकी जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो ना, उसको चेंज मत करना। आप अच्छा कर रहे हो, ये वीडियो मत देखो, आप इस वीडियो को बंद कर दो। लेकिन अगर आप इन कैटेगरी में आते हो, आप स्लो पेस में हो, या फिर आप 20-30% बच्चों में आते हो जो जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, या फिर अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करे, तो इस वीडियो को देख लेना। और आप दोनों से मैं कहना चाहता हूं, इनफैक्ट आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, यार कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि आपकी जीत की उम्मीद आपकी मां लगा के बैठी है, आपके पिताजी लगा के बैठे हैं। तो इतनी जल्दी गिव अप मत करना। आपका रास्ता डेफिनेटली अलग होगा उन लोगों से जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपना रास्ता बना सकते हो। क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में? हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, पहली चीज, हमें अपने जीएस को किस तरीके से मैनेज करना है, बोथ एज पर द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करंट अफेयर्स के लिए डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट सोर्सेज भी डिस्कस करूंगा कि कहां पे आपको आके अपने आपको रोक लेना है, क्योंकि ये बहुत लोगों की समस्या है। तीसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ऑप्शनल,
क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना कि जो अभी आपने इग्नोर कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने ऑप्शनल मेंस के बाद तैयार करके नहीं फोड़ा हो, लेकिन मुश्किलें बहुत ज्यादा होती हैं। तो अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप उन मुश्किलों को कम कर सकते हो और अपने सिलेक्शन के चांस बढ़ा सकते हो। चौथी चीज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है टेस्ट के बारे में, कि आपको टेस्ट कब देने चाहिए, कैसे देने चाहिए। पांचवी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिवीजन, क्योंकि इसके बिना तो सिलेक्शन एक है इल्यूजन, ठीक है। और छठी चीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इन सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और ये सारे जो होंगे इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद इसलिए रखना है, वेट अ सेकंड, क्योंकि ये चीज को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो भैया यूपीएससी भी बोलेगा राम राम, ठीक है। पहली चीज, आपको अपनी तैयारी करने के साथ साथ यू शुड एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप किसी इंस्टीट्यूट के लिए तैयारी नहीं कर रहे, आप एक संवैधानिक पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, जो कि यूपीएससी जो खुद जिसका एग्जिस्टेंस संविधान से जुड़ा हुआ है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। तो उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर देखना, ये आपको गाइड करेगा कि आपको सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को देखता हूं जो सिर्फ कोचिंग का मटेरियल पढ़े हैं, यूपीएससी का सिलेबस नहीं देखा, पीवाईक्यू नहीं देखा, गलती करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरी चीज, आपको अपनी बुक लिस्ट फाइनलाइज करने की जरूरत है। नाउ दिस इज द टाइम यू शुड फाइनलाइज योर बुक लिस्ट। एक चीज के लिए एक सोर्स, जैसा कि मॉडर्न के लिए पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम पढ़ना है, बिपिन चंद्रा पढ़ना है तो बिपिन चंद्रा पढ़ना है, कोई एक पढ़ लो, लेकिन एक पढ़ना। ये नहीं कि बिपिन चंद्रा भी पढ़ेंगे और आपकी स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, उसके अलावा हम ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, उसके अलावा हम न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। तीसरी चीज, सो यू शुड पीवाईक्यू एनालिसिस कर लीजिए। मतलब पीवाईक्यू एनालिसिस अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो नीलेश AI या फोटो से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पॉलिटी का आपके को फ्री मिल जाएगा। बुक लिस्ट के लिए देखिए मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा एक छोटी सी बुक लिस्ट, आप उसको चाहेंगे तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी खुद की एक बुक लिस्ट बना लीजिए। न्यूज़पेपर के बारे में बता दूं, अगर आप न्यूज़पेपर इग्नोर कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। जिस तरीके से यूपीएससी का पेपर डायनेमिक होता जा रहा है और बच्चे परेशान हैं कि यार मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ूं कि ना पढ़ूं, तो मेरे दोस्त ये चीज आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, ये चीज आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा और ये चीज इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। तो न्यूज़पेपर छोड़ना तो समझदारी है ही नहीं। लेकिन मैं न्यूज़पेपर को 1 घंटे से ज्यादा नहीं दूंगा, 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो इग्नोर नहीं करना है, शॉर्ट में पढ़ना है, ब्रीफ में पढ़ना है। एक एडिटोरियली सही पढ़ूंगा ताकि मेरी आंसर राइटिंग अपने आप इंप्रूव हो, मेरे शब्दों का जो संग्रह है वो बढ़े। उसके अलावा मैं प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना, लास्ट में बच्चे परेशान रहते हैं कि भाई लाइक लेट्स से कि प्लेसेज इन न्यूज, परेशान रहते हैं कि सर प्लेसेज इन न्यूज कहां से पढ़ें। बेस्ट सोर्स न्यूज़पेपर है, कोई इंस्टीट्यूट की मैगजीन इसका रिप्लेसमेंट है ही नहीं। ये गलती मत करना। चौथी चीज, अगर आप लोगों को लगता है ना कि अभी टाइम कम है, तो दोस्त याद रखना, हम में भी लेकिन दम है। इस एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करोगे ना तो सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर पहले ही छोड़ दोगे और बोल दोगे कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। इफ यू थिंक यू कैन यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट यू कांट। इन बोथ वे यू आर राइट, क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास करोगे तभी यूपीएससी भी आपके ऊपर विश्वास करेगा। पांचवी चीज, सीसेट इग्नोर मत करना। 2023 में बहुत सारे बच्चों ने सीसेट इग्नोर किया था, बहुत सारे बच्चों ने सीसेट इग्नोर किया था, और 2023 के पेपर में सीसेट या फिर कह लीजिए यूपीएससी ने उन बच्चों को इग्नोर कर दिया। प्रोटेस्ट होते रहेंगे, क्या फायदा? उससे अच्छा है कि आज से तैयारी कर लो ना। आप बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जो आज भी सीसेट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इतना सारा कुछ कांड देख लिया 2023 का, फिर भी सीसेट के लिए इग्नोर नहीं कर, सीसेट इग्नोर किए पड़े हैं, जीएस में लगे पड़े हैं। जीएस में लगना गलत नहीं है, लेकिन सीसेट को इग्नोर करना बिल्कुल सरासर गलत है। मैथ्स एक दिन के अंदर डेवलप नहीं होती, आंसर राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन एक दिन के अंदर डेवलप नहीं होता, इट टेक्स द टाइम। लेकिन कहां से करें? तो इसका एक सॉल्यूशन मैंने एक तो हमारे चैनल पे ही दे रखा है, मैं सीसेट आपका कवर करा रहा हूँ। सिंपली उन वीडियोस को देखते जाइए, मैथ्स परेशान नहीं करेगा। उसके बाद हम मैथ्स कवर करने के बाद रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे, और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी अपने आप को तैयार किए जा रहे हैं। तो सीसेट का 100% सॉल्यूशन चैनल पे है,
अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और वीडियोस की क्वालिटी ऐसी है, ये मैं क्या बोलूं, ये सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को इन सीसेट के वीडियोस को देख रहे हैं, उन्होंने भी ये एडमिट किया कि किसी भी पेड कोर्स से भी बहुत अच्छे हैं और फ्री हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो सीसेट को यार हल्के में मत लेना, वरना सीसेट आपको हल्के में लेगा। छठी चीज, अगर अभी तक आपने एथिक्स नहीं पढ़ा है तो अभी इसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, प्रीलिम्स के बाद भी क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि सीधी सी बात है, प्री क्वालिफाई नहीं करोगे तो मेंस कहां से लिखोगे। तो ये इस तरीके के सब्जेक्ट या फिर वो पोर्शन जो आपके लिए सिर्फ मेंस के लिए काम के हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, अभी अगर आप इसको तैयार नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको मेंस के बाद तैयार कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान में रखना, प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। एक और चीज, ऑप्शनल के लिए एक चीज ध्यान रखना, कुछ बच्चे अभी क्या है ना 6 से 8 घंटे ऑप्शनल को दे रहे हैं, ये बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। 6 से 8 घंटे आप समझ रहे हो, इट मींस आपके पास ना सीसेट के लिए टाइम बचा है ना तो जीएस के लिए बचा है। तुम ऑप्शनल रेडी तो हो जाओगे, लेकिन आप यूपीएससी के प्रीलिम्स रेडी हो गए नहीं। तो भैया आपको समझना पड़ेगा स्टेजेस किस तरह से आती हैं, पहले प्रीलिम्स आता है, फिर मेंस आता है, फिर इंटरव्यू आता है। तुम इस स्टेज में जाने के लायक तभी बनोगे जब तुम ये स्टेज क्रॉस करोगे। तो मेंस की तैयारी करनी है, गलत नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स को इग्नोर करते हुए और इस तरीके से तैयारी नहीं करनी है कि आपका प्रीलिम्स रह जाए और आप मेंस के लिए एकदम रेडी रहो। कई सारे बच्चे ऐसे ना जिनका मेंस इतना अच्छा तैयार होता है कि अगर उनको मौका मिलता ना तो रैंक 1 को भी चौंका देते हैं, लेकिन उनको जिंदगी में मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उस कैटेगरी में मत आइए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तभी मेंस के लायक बनोगे। तो ये पहली स्टेज है, तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शनल के लिए 3 से 4 घंटे इज मोर देन एनफ, 4 घंटे मैक्स। उसके बाद 6 से 7 घंटे आपको जीएस को देना ही है, तो इसलिए ऑप्शनल के लिए 3 से 4 घंटे काफी हैं। ठीक है, और भी हम इस पे के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक चीज और, इस ऑप्शनल को आपको एट मैक्स जनवरी या फिर कह लीजिए फरवरी तक आपको पढ़ना है, उसके बाद छोड़ देना है क्योंकि आप सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ोगे। अब यहां पे 2 टाइप के ऑप्शनल हैं, एक लॉन्ग ऑप्शनल्स होते हैं, एक शॉर्ट ऑप्शनल्स होते हैं। शॉर्ट ऑप्शनल जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इस टाइप के फिलॉसफी, ये ऑप्शनल तो आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका ऑप्शनल लंबा है, लाइक ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, इस तरीके के ऑप्शनल हैं, तो लेकिन अगर आप इसका 50% भी तैयार कर लेते हो, 50, 60, 70% भी फरवरी तक तैयार कर लेते हो ना, तो बाकी आप मेंस के बाद भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए अगर आप पूरा इग्नोर कर रहे हो अपने जो प्रीलिम्स वाले सेक्शन को, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। ठीक है, 8वीं चीज जो आपको समझनी है कि प्रिपरेशन शुड बी ओरिएंटेड इन सच अ वे कि आपका प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव वाले जो कॉमन चीजें हैं वो हम पहले पढ़ें। 9वीं चीज, रिवीजन हमें करना है, कैसे करना है ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एंड बाकी मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया कि एथिक्स हम बाद में कर सकते हैं। तो इस बात को आपको समझना, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही आगे की वीडियो को देखना। ये देखो, फेजेस ऑफ प्रिपरेशन, 3 फेजेस में आप अपनी प्रिपरेशन को फिलहाल बांट सकते हो। फेज 1, पिछली बार मैंने 4 फेजेस की बात की थी लेकिन 1 महीना गया, तो अब आपके पास 3 फेज में आप बांट सकते हो। और देखो, ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको 3 फेज, 4 फेज, 5 फेज में भी बना सकते हो अपनी प्रिपरेशन की स्पीड को बढ़ा के। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एक बहुत फास्ट रीडर नहीं हो, एक मॉडरेट टाइप के हो मेरे जैसे, तो इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलते हैं। फेज 1 इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फेज 2 इज फरवरी, मार्च, एंड फेज 3 इज अप्रैल एंड मई। ठीक है, इस तरीके से आप अपने महीने को बांट सकते हैं 4, 2, 2। ठीक है, तो मैं बेसिकली फेज 1 और फेज 2 को साथ में लेके चल रहा हूं ताकि मैं आपसे डिस्कस करूं चीज़ों को मंथली प्लान में अगर हम बांटना चाहें तो हम कैसे बांट सकते हैं। क्योंकि देखो यार, ये लास्ट का महीना तो एक चीज़ समझ लो, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना चाहिए। यहां तो मेंस का एम भी नहीं हमें दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि पहले 6 महीने, फर्स्ट 6 मंथ्स, पहले के 6 महीने जो कि है हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी एंड मार्च, जिसमें हमारे 2 फेज कवर्ड हैं। ठीक है, यहां पे आपको अपने उन सब्जेक्ट्स के बारे में मेनली सोचना है जो सब्जेक्ट्स आपके प्री और मेंस दोनों में काम आने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब यहां पे अगर मैं इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा हूं, इफ आई एम थिंकिंग अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी, तो प्रॉब्लम है। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में मेरे को नहीं सोचना है। मेरे को सोचना किसके बारे में? मेरे को सोचना है तो मैं ज्योग्राफी के बारे में सोचूंगा, हिस्ट्री के बारे में सोचूंगा, पॉलिटी के बारे में सोचूंगा। मैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में सोचूंगा जो प्रीलिम्स के भी काम के लिए हैं और मेंस के लिए भी काम के लिए हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी इस टाइम को बांटना है। लाइक अक्टूबर में मैं ज्योग्राफी तैयार कर लूंगा और खाली ज्योग्राफी नहीं पढ़ूंगा, इसके अलावा कुछ और भी पढ़ूंगा जो मैं इसके बाद अभी आपसे डिस्कस करूंगा। नवंबर में लेट्स से मैं हिस्ट्री पढ़ सकता हूं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, 1 महीना पूरा दिया। दिसंबर में मैं पॉलिटी पढ़ सकता हूं। अब मैं पढ़ते वक्त जब मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूंगा ना, तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं खाली प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर पढ़ रहा हूं। मैं एनसीईआरटी तो पढ़ रहा हूंगा, लेकिन वो टॉपिक्स जो मेंस ओरिएंटेड हैं, जो पीवाईक्यूज में भी आ रखे हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, मैं उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कवर करूंगा। क्योंकि आपको पता है जो ज्योग्राफी है ना, अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, इट इज GS1 का 33% के आसपास है। 33% ये GS1 का है, और इसका अपना एक अलग सेक्शन है प्रीलिम्स में जहां पे ये 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो मैं इस हिसाब से तैयार करूंगा कि मेरा प्री भी तैयार हो जाए और मेंस भी तैयार हो जाए। अब यहां पे एक चीज तुम समझना कि जो मेंस के लिए मैं पढ़ रहा था ना, उस मेंस की में जो फैक्ट्स पढ़ रहे होंगे वो प्रीलिम्स में भी काम आ सकते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स खाली ऐसा नहीं कि फैक्ट बेस्ड है, इट्स ऑल्सो कॉन्सेप्चुअल। कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नो डाउट आपका ओपिनियन नहीं पूछते, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डेफिनेटली आते रहते हैं। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं अक्टूबर में लेट्स से मैंने ज्योग्राफी कर लिया, नवंबर में मैंने हिस्ट्री कर लिया। अब ये जैसे मैंने एनसीईआरटी से किया, हिस्ट्री के लिए आप लाइक लेट्स से एंशिएंट इंडिया बेस्ट सोर्स है जो ओल्ड एनसीईआरटी है, मेडिवल इंडिया बेस्ट सोर्स इज ओल्ड एनसीईआरटी, मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम इट्स द बेस्ट सोर्स। उसके अलावा क्लास 11th की आर्ट एंड कल्चर वाली बुक। बिलीव मी दोस्तों, इस 4 किताबों के अलावा 5वीं किताब की एक्चुअली आपको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मैंने एनालाइज किए थे, आप उनके क्वेश्चंस उठा के देखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चंस आप कर लोगे। और प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे ऐसे बाउंसर्स कई बार आते हैं, तो वो तो उसके लिए कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आप पूरा परेशान है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं आपको रियली बता रहा हूं, आप अगर सही एनालिसिस आपने देखी होगी ना, तो उसके सारे के सारे मेंस क्वेश्चन बैरिंग 2-3 क्वेश्चंस आप हटा दो, सारे के सारे क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी से हो जाते हैं। आपको कुछ किसी किताब की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम सारी किताबें पढ़ते हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं, गलती करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि भैया तबले का डायमेंशन, हाइट, लेंथ, विड्थ और सारा कुछ क्या क्या है, कोई काम का नहीं है। पूछता है यूपीएससी, आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि डिमांड क्या है। तो बस ऐसे ही नहीं कि आर्ट एंड कल्चर आ गया तो पूरा आप एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड के साथ आपने तैयारी करने लगे, नहीं, गलती करोगे। पीवाईक्यू क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो देखो, उसके बेसिस पे अपने चीज़ों को डिसाइड करो। बिलीव मी, एंशिएंट इंडिया एंड मेडिवल इंडिया के लिए ओल्ड एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छा सोर्स तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि पीवाईक्यू के क्वेश्चन जब वहीं से हो जा रहे हैं तो इससे अच्छी तो बात कुछ है ही नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, आप अगर एग्री नहीं करते तो आप दूसरा सोर्स डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, लेकिन एक टाइम लिमिट है, लाइक 1 महीने में कोशिश करो कि कवर कर लो। लेट्स से हमने दिसंबर में पॉलिटी कर लिया। अब ये पॉलिटी जब कर रहोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि खाली पॉलिटी कर दोगे, GS2 में जो पॉलिटी के कॉमन टॉपिक्स हैं वो भी साथ में कर लोगे। उसके बाद जनवरी में आपने इकोनॉमिक्स कर लिया, और इकोनॉमिक्स के जस्ट बाद आपको पता है इकोनॉमिक्स सर्वे भी आ जाएगा, बजट भी आ जाएगा। बजट तो आपको डेफिनेटली करना है, इकोनॉमिक सर्वे की आप समरी पढ़ सकते हो, और अगर आप एक अच्छे रीडर हो, एक अच्छा मटेरियल चाहते हो पढ़ना और एक फॉर्डर मटेरियल चाहते हो, तो पढ़ डालो। डेफिनेटली बहुत अच्छा, मतलब इट्स लाइक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और प्रीलिम्स में भी कई चीज़ आपके काम की आएंगी। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं आप समझो, आपने मोटे मोटे बड़े सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ये आपने जनवरी तक खत्म कर लोगे ना, तो प्रेशर हल्का हो जाएगा, माइंड से प्रेशर कम होगा कि यार मेरा इतना कुछ बचा हुआ था। और लास्ट में फरवरी में मैं बताऊं, अगर आप एक
एक सोर्स फॉलो कर दो, इन्वायरमेंट का कोई भी कर लो, शंकर आईएएस कर लो, या इनफैक्ट पीएमएफ आईएएस भी आज की डेट में अच्छी बुकलेट, उन्होंने काफ़ी अच्छी किताब निकाली है। उसके अलावा साइंस एंड टेक, ये 1 महीना इसके लिए काफ़ी है। मार्च का टाइम आप, मैं सही बताऊं, एक्स्ट्रा लेके चलो कि भाई बाई चांस किसी चीज़ में कोई लेट हो गई, या फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा कोई बहुत अच्छे नोट्स मिले जहां से मुझे लगता है कि मैं फास्ट रिवीजन कर सकता हूं, ऐसे रिसोर्स मल्टीप्लाई नहीं करने चाहिए, फिर भी 1 महीना एक्स्ट्रा लेके चलो, क्या बुराई है। 5 महीने में कवर किया जा सकता है प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड। और ज्यादातर आप अगर ये इतना कुछ कर लोगे ना, मेंस का दिमाग में रखते हुए तैयारी करोगे, तो मैं बता रहा हूं बहुत कम पोर्शन ऐसा बचेगा जीएस 1 2 3 का जो आपको मेंस के बाद करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप कोई आपसे बोलता है अरे भैया नवंबर में इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ लेना, भैया फॉलो मत कर लेना उसको। उस एग्जाम बंदे को कोई एक सीरियसनेस है ही नहीं, वो बंदा आपको एग्जाम को वो वीडियो बना रहा है खाली। एक बात बताओ, मेरे को जियोग्राफी काम आएगा प्री और मेंस दोनों में, और मेरे को इंटरनल सिक्योरिटी सिर्फ मेंस में काम आएगा, तो मुझे पहले क्या करना चाहिए आप खुद सोचो। प्रीलिम्स क्वालिफाई करूंगा तभी तो मेंस लिखूंगा ना। तो आपको तैयारी ऐसी करनी है कि प्रीलिम्स भी निकले ताकि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो सको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है इस चीज में आपको, वो ये है कि जो कुछ अक्टूबर में पढ़ा था उसका रिवीजन नवंबर में जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप भूलने के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। तो जो कुछ आपने अक्टूबर में पढ़ा था उसका रिवीजन नवंबर में जरूर होना चाहिए, और जो कुछ अक्टूबर और नवंबर में पढ़ा था उनका रिवीजन दिसंबर में जरूर होना चाहिए, और जो कुछ अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पढ़ा था इसका रिवीजन जनवरी में जरूर होना चाहिए। आप समझो, यानी कि जनवरी तक आते आते जो कुछ आपने अक्टूबर को पढ़ा था उसका 3 बार रिवीजन कर चुके होगे, यानी कि लास्ट में आपको रिवीजन का हेडेक ही नहीं है। और चूंकि आपने गैप इतना लंबा दिया नहीं, इसके चलते क्या हो गया कि सट पन्ने पलते जा रहे हैं और हमको सब कुछ याद है। कंफ्यूजन कब होता है? जब आप रिवीजन नहीं करते। जब आप रिवीजन किए रहोगे अच्छे से, आप 4 बार 10 बार चीजों को रिवाइज किए रहोगे तो आपकी गलती नहीं करोगे, और गलती नहीं करोगे ना, इस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, अगर आप गलती नहीं करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जो जनवरी में पढ़ोगे उसको फरवरी में रिवाइज करना है, ये 4 महीने का। और साथ ही साथ वो पढ़ते चलोगे, क्योंकि कोई चीज आप इसलिए नहीं पढ़ते हो, एक चीज हमेशा देखना, आप कोई चीज सिर्फ आप इसलिए नहीं पढ़ते हो कि आप, सीधी सी बात है कि आपने पढ़ा, यहां तक पढ़ा, फिर इसको भूल गए, फिर नया पढ़ लिया। लोग यही तो गलती करते हैं। और लास्ट में क्या होता है, आप सोच के देखो, अक्टूबर का अगर आप फरवरी में या मार्च में रिवाइज करने की सोच रहे हो तो क्या गलती कर रहे हो? आप एक ही गलती कर रहे हो कि आप इस टाइम पे इस चीज को भूल चुके हो, आपका बहुत ज्यादा टाइम जाना है। लेकिन अक्टूबर वाला अगर आपने नवंबर में रिवाइज कर लिया तो आपका टाइम कम लगा होगा, और नवंबर वाला अगर आपने अक्टूबर नवंबर वाला रिवीजन कर लिया तो दिसंबर में, चूंकि अक्टूबर वाले का 2 बार रिवीजन हो गया था, तो आपको और कम टाइम लगा होगा। लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लगे पड़े कैसे भी रिवीजन करने के लिए। पहला रिवीजन अगले दिन हो जाना चाहिए, उसके बाद अगले महीने के अंदर में हो जाना चाहिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। इतने रिवीजन्स कर लोगे ना आते आते कि आप फोड़ने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, 1 महीना एक्स्ट्रा। उसके बाद अगर आपको टाइम मिल जाता तो कर लो, मार्च में एथिक्स पढ़ लो, चलेगा। अगर आपके पास ये सारी चीज़ अच्छे से तैयार है, सारा कुछ रिवीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। रात के टाइम पे 2-2 घंटे बैठ के कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मत कर लेना। जब तक उन सब्जेक्ट्स को ना कर लो, अच्छे से ना कर लो, रिवीजन ना कर लो, प्रैक्टिस ना कर लो, तब तक एथिक्स को मत छूना, ठीक। अब क्या साथ में चलना चाहिए, लेकिन खाली ऐसा नहीं है कि एक ही यही सब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ आपको साथ में करनी पड़ेगी। पहली चीज़ जो आपको साथ में पढ़नी पड़ेगी वो है करंट अफेयर्स। इसके लिए बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। बहुत एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। कुछ लोग तो आपसे ये बोलेंगे भैया 2 न्यूज़पेपर पढ़ लेना, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, उसके अलावा पीआईबी पढ़ लेना, उसके अलावा आप पढ़ लेना कोई 2 मंथली मैगजीन, क्योंकि भैया यूपीएससी तो बहुत भयंकर पूछ रहा है, उसके अलावा आप पढ़ लेना योजना, उसके अलावा कुरुक्षेत्र। और ये जो अगर आपने उनकी बात मान ली तो भैया बस बर्बादी तय है। तो ये गलती मत करना, सबसे बड़ी गलती है, ये बिल्कुल नहीं करना है। 1 न्यूज़पेपर +1 मंथली, बस, इससे ज़्यादा मत देखना। ये जो न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा
उसके पॉइंटर नोट्स बना लेना, क्योंकि न्यूज़पेपर आप डेली नहीं उठाओगे। पॉइंटर नोट्स, पॉइंटर नोट्स का मतलब सीधा सा ये है कि मेरे पास लेट से रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में आ गया तो मैं लिख लूँगा रोहिंग्या मुस्लिम्स रेफ्यूजी म्यांमार, यहाँ से पंगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो लिख दूंगा कि भाई बांग्लादेश में भी हैं, इंडिया में भी हैं, एट्रोसिटी। ये कीवर्ड्स हैं बस। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया कि लिंक दिस फॉलोइंग रोहिंग्या, लिंक कर दोगे, आपके पास नोट्स थे यार, आपने पढ़ रखा है, डेली उनका हम पढ़ रहे हो। ये क्वेश्चन अलग से तैयार नहीं होते, ये नोट्स में अलग से तैयार नहीं होते, ये आप जो पढ़ते हो ना उसके दौरान सीखते हो। ठीक है, तो 1 न्यूज़पेपर 1 मंथली, बस। कोई पीआईबी नहीं, कोई योजना नहीं, कोई कुरुक्षेत्र नहीं, गलती मत करना, इतना कर लो काफ़ी है। बहुत मन है कुरुक्षेत्र योजना करने का, किसी इंस्टीट्यूट का लेट्स से जो उन लोग शॉर्ट नोट्स बना के देते हैं वो कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। इतना कर लोगे ना, लास्ट में यही तो बोलते हो ना यार मेरे को मौका मिल जाता बस मैं ये खाली, लास्ट में तो ये सिचुएशन आती है कि सिर्फ खाली टेस्ट पढ़ के चले जाओ तो फ्री में हो जाएगा। तो तुम तो ऑलरेडी बेटर कर रहे हो ना यार। और कब से कब तक पढ़ना है आपको? मई से लेके कब तक करना है? मई 2023 से लेके यू कैन से दिसंबर मतलब अप्रैल तक। ठीक है, अप्रैल वाले महीने में तो देखो सीधी सी बात है उनकी बहुत लेट आएगी, जो भी इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लोगे। तो अप्रैल वाले में डेली वाला कोई भी इंस्टीट्यूट का फॉलो कर लेना, या फिर जिस इंस्टीट्यूट का फॉलो कर रहे हो उसका डेली वाला कुछ आता है तो वो पढ़ लेना, मार्च तक का चल जाएगा। अब पढ़ना कैसे है? एक साथ मत पढ़ो, लाइट रखो, मैगजीन को बांटो 1/10 में। हम यही फॉलो करते हैं अपने चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे, हम यही फॉलो करते हैं। एक मैगजीन के अगर मान लो 100 पन्ने हैं, 100 पेजेस हैं, तो तुम भैया इसको 1/10 बांटोगे तो 1/10 का मतलब हो गया शुरुआत के पेज नंबर 1 to 10, 2/10 का मतलब हो गया शुरुआत के 11 से 20 पन्ने तक, 3/10 तक करोगे मतलब 30 से 21 से 30 पन्ने तक। उप्स, आ गया। इक्कीस से 30 पन्ने तक आप समझो। तो हमने क्या किया, अपना वर्कलोड बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर दिया। एक दिन में एक मैगजीन पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो, तो आप समझो आप 10 दिन में 10 डेज में 1 मैगजीन फॉलो कंप्लीट करोगे। 10 डेज में आप एक मैगजीन तो कर सकते हो, पॉसिबल तो है। यानी कि अगर आपने शुरुआत के में अगर मई कर लिया, लेट से अक्टूबर 1 से 10 अक्टूबर तक आपने मई कर लिया, ठीक, 11 से 20 अक्टूबर आपने मई कर लिया, मई के बाद जून आ गया, 21 से 30 तक आपने मई जून जुलाई आ गया, अक्टूबर, फिर उसके बाद नवंबर आ गया, 1 से 10 अगस्त, 11 से 20 सितंबर, 21 से 30 अक्टूबर, और अभी तुम नवंबर में चले तो 2 महीने में फॉलो कर सकते हो। और एक मैगजीन के भाई 1/10 पढ़ना बहुत बड़ा बात नहीं है, बट जिगर होना चाहिए यार पढ़ने के लिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई मैं पढ़ सकता हूँ 10, भाई अगर 10 पन्ने क्या नहीं पढ़ सकता 100 पन्ने की मैगजीन में, और अगर वो भी नहीं पढ़ सकता तो आप वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, कहीं ना कहीं समस्या है। तो अगर आप ये करोगे उसके बाद ये सब रिवीजन में चला जाएगा, सारा बैकलॉग 2 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। 10-10 पन्ने ही तो पढ़ने हैं, 150 पन्ने की तो 15 पेज पढ़ लो। अब पढ़ने के साथ ये जो पन्ने थे इसको अगले दिन रिवाइज जरूर कर लेना, तो याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, पहली चीज़ ये याद रखना, ये आपका डेली चलना चाहिए करंट अफेयर्स। तो पहली चीज़ तो करंट अफेयर्स डेली चलना चाहिए। दूसरा चीज़ ऑप्शनल के लिए देखो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, लेकिन 5 से 6 घंटे मत दो, गलती करोगे। 5 से 6 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम है, और इतना बड़ा अगर ऑप्शनल ले लियो तो अगर अभी तक तैयार नहीं किया है तो भैया छोटा ऑप्शनल लेकर तैयार कर लो, कोई समस्या नहीं है, प्रोवाइडेड आपको उस ऑप्शनल में आपका या तो बैकग्राउंड ना हो या फिर आप बिल्कुल शौक मतलब आपका कोई ऐसा पढ़ने का शौक नहीं है। तो अगर पढ़ने का शौक नहीं है तो छोटा ऑप्शनल लेकर तैयारी करना समझदारी वाला काम होता है। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम फेब तक पढ़ सकते हो उसके बाद, और 3 से 4 घंटे काफ़ी हैं, 3 से 4 घंटे काफ़ी हैं क्योंकि आपको जीएस भी पढ़ना है। तीसरी चीज़ टेस्ट। अच्छा, बहुत लोग टेस्ट नहीं देना चाहते क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट में आते हैं।
ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, टेम्पोररी पेन जो आपको मिलेगा ना वो आपको परमानेंट गेन भी देखेगा, नहीं तो अदरवाइज नो पेन नो गेन, सीधी सी बात है। लोग इग्नोर करते हैं बट आपको टेस्ट देने हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको पहले PYQs पे ध्यान देना है, फिर कोचिंग के टेस्ट पे ध्यान देना है। और हफ्ते भर में एक बार टेस्ट लगा लो यार, एक वीक में लगाओ ना, एक वीक में भी लगा लोगे ना, या फिर 10 डेज में लगा लोगे तो कोई बुराई नहीं है, कम से कम प्रैक्टिस में रहोगे, ठीक है। चौथी चीज़ रिवीजन। रिवीजन के लिए मैंने देखो आपसे डिस्कस किया है ऑलरेडी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, लोग इग्नोर करते हैं, बट अगर आप इग्नोर करते हो तो फ़ायदा क्या है। नेक्स्ट डे पढ़ना है, डेफिनेटली आपको जो आज पढ़ा वो अगले दिन पढ़ना चाहिए, ठीक है। और ऐसा तो कभी मत करना, जो लोग गलती करते हैं ना कि भाई 4 घंटे आज पढ़ें तो उसको 4 घंटे में अगले दिन रिवाइज करें, तो ये मिस्टेक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और रिवीजन के टाइम पे अगर आप एक्टिव रिकॉलिंग मेथड यूज कर रहे हो, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया है, इस पर अलग से मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो अगर आप एक्टिव रिकॉलिंग मेथड यूज कर रहे हो तो इससे अच्छा कुछ है नहीं। पांचवी चीज़ आंसर राइटिंग। अब ये देखो यार, आंसर राइटिंग ऐसा है ना, आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं सुधरती, ठीक है। अब तुम पहले ही जाके मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लियो तो तुम हाँ कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बात समझना, आप अल्टीमेटली से दूर भागोगे, पहले नहीं ज्वाइन करना चाहिए। थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सुधारो अपने आप को, एक दिन में तो नहीं सुधरेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, आंसर राइटिंग में 2 चीज़ होती है, पहली चीज़ होती है स्किल, आपकी लिखने का तरीका, दूसरी चीज़ है नॉलेज बेस। क्योंकि आपके पास कुछ मटेरियल ही नहीं है तो आप लिखोगे कैसे। तो जो नॉलेज है, जो आपकी नॉलेज है ना, ये जो नॉलेज है ये तो डेवलप हो रही है क्योंकि आप जीएस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो, डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हो। लेकिन इस चीज़ को अच्छे वे में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पेन उठा के लिखना पड़ेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप बिना सोचे हुए पढ़ तो सकते हो लेकिन बिना सोचे हुए लिख नहीं सकते। तो ये चीज आपको फोर्स करेगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपने पढ़ा क्या था। इसके चलते आपका इनडायरेक्ट वे में रिवीजन भी होता है, ठीक है। तो ये डेवलप होगी विद द टाइम। तो अभी ER नीलेश वाले चैनल पे आपका चल रहा है, मैं बता दूं, ER नीलेश वाले चैनल पे अभी एक प्रोग्राम चल रहा है जिस पे हम फ्री आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। 2023 के क्वेश्चंस आपको उसका लिंक UPSC प्रीलिम्स विद नीलेश चैनल पे मिल जाएगा। 2023 के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं एथिक्स के, 2 क्वेश्चंस, एक केस स्टडी, आज चौथा क्वेश्चन था। उसके अलावा हमने एक ऐसे पे भी सारा कुछ जो कुछ उसमें फॉर्डर मटेरियल हो सकता था हमने दिया था। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली पार्टिसिपेट कर लो यार, लिख लो एक आंसर। और रैंडम बेसिस पे कॉपी चेक होती हैं, आप लकी होगे तो आपकी भी कॉपी चेक हो जाएगी। तो पार्टिसिपेट करो, फ्रेमवर्क देखो, दूसरे कैसे लिख रहे हैं वैसे वो करो। आधा घंटा दो, ज़्यादा मत दो। आंसर राइटिंग को अगर आप आधा घंटा डेली दे रहे हो ना तो आप खुद सरप्राइज हो जाओगे 2 महीने बाद कि क्या मैं इतना अच्छा लिख पा रहा हूं। तो ये, और एक चीज याद रखना यार, आंसर लिखते वक्त उंगलियां तो तुम पे उठेंगी, बहुत उठेंगी जब भी तुम कदम उठाओगे, लेकिन अपनी मेहनत के दम पे ना एक दिन तुम जीत भी जरूर जाओगे। इसलिए मेहनत करते रहो। उंगलियां उठाने दो यार, बेकार लिख रहे हैं, हाँ ठीक है लिख रहे हैं, लिख तो रहे हैं, तुमसे तो बेटर है भाई, तू तो लिख भी नहीं रहा, तुझसे बहुत बेटर हूं। इस एटीट्यूड के साथ लिखो ना, क्या समस्या है। तो आंसर राइटिंग को इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे के लिए आप उसी चैनल पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। चलते चलते कुछ बातें कर लेते हैं। देखो यार, टाइम तो कम है, लेट कर दिए हैं हम लोग, लेकिन किया जा सकता है। लेकिन करने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। आपको स्टडी आवर्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। मुसीबत आएगी, डेफिनेटली लोग बोलते हैं सर मैं टाइम कैसे बढ़ा लूँ यार। तो यार एक चीज़ ध्यान रखो, रुकावट और मुसीबत जो है ना वो तो जिंदा इंसान के आगे ही आते हैं ना। मुल्दों के लिए तो सभी लोग रास्ता छोड़ ही देते हैं, देखते नहीं हो मुल्दे जब लोग राम राम सत्य है बोल के जाते हैं तो सब लोग रास्ता छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन तुम जिंदा इंसान हो, तुम बाइक चला रहे हो, सब तुम्हारे सामने आ गया, ए तुम कैसे जा रहे हो, हम पहले जाएंगे। तो भैया जब भी तुम काम कर रहे होगे ना, लाइफ में कुछ करने की सोच रहे होगे, जिंदा हो तुम, मुसीबत आएगी, ठीक है, लेकिन आप अपने स्टडी आवर्स बढ़ा के इन चीज़ों को काबू में कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, यू विल हैव टू बी रिमेन कंसिस्टेंट। अब नहीं मुझे पढ़ाई छोड़नी है। एक इंग्लिश में कोटेशन है, द प्रो इज एन अमाटियर
हु शोड अप एवरी डे। मतलब विजेता वो व्यक्ति था जो हर दिन मेहनत करने आया था। और बहुत सारे ऐसे टॉपर्स जिनको आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये कैसे टॉपर बन गया। उस बच्चे ने दिन रात एक करके मेहनत की थी, वो कंसिस्टेंट था, इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ था। तो इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। ये 8 महीने मिले हैं दोस्त, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लो, फोड़ दोगे। तीसरी चीज, रिवीजन को इग्नोर मत करना, गलती से भी गलती मत करना। अगर तुम रिवीजन को इग्नोर करोगे तो यूपीएससी तुमको इग्नोर करना शुरू कर देगा, क्योंकि तुमको रिप्रोड्यूस करना है। रिप्रोड्यूस करने के लिए रिवीजन करना जरूरी होता है। तो रिवीजन को बिल्कुल इग्नोर मत करना। कैसे करना है डिस्कस कर चुका हूं। चौथी चीज, अब देखो ये हो गया, बैक जाते हैं, ठीक है। चौथी चीज, आपको सोशल मीडिया को मिनिमाइज करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब छोड़ो यार, मारो गोली। जिंदगी बर्बाद करने का ये शॉर्ट तरीका है, छोड़ दो। एडिक्शन किस बात का भाई, काहे का एडिक्शन? सोना बाबू बनना बंद करो, पढ़ने आए हो, सिलेक्शन लो, आगे बढ़ो। करते रहना पूरी सोशल मीडिया। आज की डेट में आप देखो ना, कितने सारे टॉपर्स हैं, कितने वीडियोज डालते हैं, तुरंत ढेर सारे फॉलोअर्स भी हो जाते हैं। जहाँ जहाँ पे जाते हैं वो वीडियोज डालते हैं, फोटोज डालते हैं, एंड दियर स्टेटस इज बिकमिंग लाइक ए सेलिब्रिटी। उनके इतने फॉलोअर्स बन रहे हैं। कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ऐसे। तो कर लेंगे, तुम भी कर लेना, कोई समस्या नहीं, लेकिन अभी के लिए छोड़ दो ना। अभी पढ़ लो, टाइम कम है, बहुत कम टाइम है तुम्हारे पास, टाइम कम है। गलती करोगे तो फिर समस्या होगी। पांचवी चीज, ये चीज का साथ मत छोड़ना। लोग सोचते हैं कि यार मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा टाइम जाएगा। तो सीधी सी बात है, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को जुम्बा डांस कर लो। पसीना आना चाहिए शरीर से, 15-20 मिनट कर लो। वो जो तुम आधे घंटा 40 मिनट दोगे ना, बिलीव मी, आपकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा तेज हो जाएगी ना कि आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। हम सोचते हैं हम आधे घंटा बचा लेंगे, लेकिन उस आधे घंटे के बचाने के चक्कर में अगर सोए पड़े हो, समझ नहीं आ रहा है, ऐसे करने लगे तो क्या फ़ायदा, बाल बिगड़ गए। ठीक है, तो एक्सरसाइज करना है, जुम्बा करो। मेरे हिसाब से तो जुम्बा इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज जो मुझे लगती है। वो आलसियों वाली डांस मत करना, एक्सरसाइज मत करना कि सुबह टहलने निकल गए या फिर जाके बस पार्क में बैठ गए, वो आलसीपना होता है। थोड़ा एनर्जी लाओ, थोड़ा डांस वांस करो, हिलो थोड़ा सा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। करके देखो यार, आज ही करके देखना, 15-20 मिनट 2 दिन करके देखो। आपको अपनी एनर्जी लेवल में चेंज ना दिखे तो वो नाम बदल देना, करके देखो। छठी चीज़, अगर आप फॉलो कर सकते हो तो एक एक्टिव रिकॉलिंग के साथ पढ़ाई करो। एक्टिव रिकॉलिंग मतलब बेसिकली ये कि जो पढ़ने के बाद 5 मिनट आंख बंद की, रिकॉल करने की कोशिश की कि यार ये मैंने क्या पढ़ा था। उससे क्या होगा, आपका रिटेंशन पावर अच्छा होगा और आप जो पढ़ रहे होगे, पहला रिवीजन उसी टाइम पे हो जाएगा, क्योंकि आप भूल लोगे तुरंत देख लोगे, अगला रिवीजन अगले दिन करोगे ही, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। 7वीं चीज़, सेव योर सेल्फ फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर्स। ये एस्ट्रोलॉजी वाले लोगों से बचे रहो। हमने प्रिडिक्ट किया था, हमारा ही तरीका सही है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमसे कभी यूपीएससी का प्री भी नहीं निकला। हम तुमको एग्जाम में फोड़ना सिखा सकते हैं, लेकिन हमने कभी एग्जाम को देने की हमारी हिम्मत भी नहीं हुई। हम भैया सब कुछ करके दे सकते हैं तुमको यूपीएससी में, लेकिन हम में भले इतना दम ना हो। तो ऐसे लोगों से बच कर रहिए। ये प्रिडिक्शन वाले जो लोग हैं ना, बच के रहो। डोंट लेट देम प्रिडिक्ट योर फ्यूचर, ओनली यू कैन मेक योर फ्यूचर विथ योर हार्ड वर्क, दैट्स इट। ठीक है। 8वीं चीज़, गिव टाइम टू योर सेल्फ। अपने आप को वक्त दीजिए। जो दिन भर पढ़े हो ना, एक बार एक डायरी बनाओ कि भाई हमने दिन भर क्या किया। एक छोटी सी डायरी बना लो कि हमने दिन भर क्या किया, हमने कितना मेहनत किया। डेली अपने आप को एनालाइज करो, 5 मिनट ही सही। आप तो गलती कर दोगे ना, आप खड़े हो जाओगे उसके चलते। क्योंकि यार देखो यार, जिंदगी के हर दौर में निराशा के, सैडनेस के, ये कष्ट जो है ना, आपके क्षण, ये सारे क्षण जो है, निराशा के क्षण आपके सामने आते रहेंगे। आप कितना भी जोर लगा लो ना, जिंदगी में एक डिससेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग, एक डीमोटिवेशन वाली फीलिंग आपके सामने आती रहेगी। और उस टाइम पे अपने आप को सहज के रखना, एक एनर्जी बनाए रखना है कि यार मैं कर सकता हूं, ये मजाक तो नहीं है। तो ऐसे में ही सेल्फ मोटिवेशन की आपको जरूरत होती है। वो सेल्फ मोटिवेशन आपका खुद हो, आप, कोई और नहीं है।
तो अपनी एक डायरी बनाइए, अपनी एक्टिविटीज़ पे बनाइए कि मैंने क्या किया, और वो रात को करिए। और रात को करिए, अपने आप को टाइम दीजिए कि भाई मैंने क्या पढ़ा, और एक चीज़ और बना लीजिए कि मेरे को अगले दिन क्या पढ़ना है। तो एक गोल सेटिंग आप करेंगे। जो ये गोल सेटिंग करेंगे ना, अगले दिन की गोल सेटिंग, ये बहुत लोग नहीं करते हैं। अगर आपने अगले दिन की गोल सेटिंग कर ली, बिलीव मी फ्रेंड्स, आपका आधा काम तो यूं आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक टारगेट होगा। अगले दिन अगर एक टारगेट होगा तो आप टाइम पे उठोगे, एक्सरसाइज करोगे कि मुझे फिनिश करना है। और अगले दिन आपके पास टारगेट ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? परेशान होते रहोगे। तो टारगेट रखिए अपने सामने, एक टारगेट, एक गोल सेटिंग। एक सीधी सी बात है, फुटबॉल का मैच हो रहा है, सामने दोनों गोल पोस्ट ना हो तो मारोगे किधर? ऐसे ही मारते रहोगे हवा में? तो ये मत करो यार, गोल रखो सामने। रिमेंबर, चेंजिंग अदर्स इज इल्यूजन, बट चेंजिंग वनसेल्फ इज रिवॉल्यूशन। दूसरों को बदलना इल्यूजन है, लेकिन खुद को बदलना रिवॉल्यूशन है। तो दोस्त, चलते चलते कुछ बातें कहना चाहूंगा यार। किताब का साथ हो, पेन पर हाथ हो। ध्यान से सुनिएगा, किताब का साथ हो, पेन पर हाथ हो, कॉपियां आपके पास हो, और पढ़ाई दिन रात हो। तो दोस्त, जिंदगी के हर इम्तिहान में आप जरूर पास हो। तो खुद पे विश्वास रखना यार, क्योंकि एक पेड़, जब एक पेड़ होता है ना, इस पे जो पंछी बैठता है, उसको पता है क्यों नहीं डर लगता? क्योंकि उसको डाल टूटने का डर तो लगता ही नहीं, क्योंकि उसको भरोसा उसकी डाल पे नहीं है, अपने पंखों पे है। ठीक है? और जब कदम थक जाते हैं ना, तो याद रखना, आपके हौसले आपका साथ देते हैं, और जब सब मुंह मोड़ लेते हैं ना, तो भगवान आपका साथ देता है। तो इस विश्वास के साथ तैयारी करो और लग जाओ मेहनत करने के लिए, लग जाओ फोड़ने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना कि आपको कुछ सीखने को मिला हो और मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। दिस वॉज नीलेश कुमार सिंह। थैंक यू वेरी मच।